नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में। ऐसा क्या रीजन होता है कि बार बार भूकंप आता है और ये कितने तरह से भूकंप आ सकता है, और प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव, इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और कौन सा कम होता है। और उसके बाद से हम ये भी समझेंगे पूरा वर्ल्ड का मैप बना करके किस एरिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, हम ये भी समझेंगे। देखिए, हम इसको आगे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अर्थक्वेक यानी भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का हिलना या कांपना, जैसे वाइब्रेट, झंझनाहट का जब करता है तो हमारे साइंटिस्टों का कहना है ये भूकंप ही होता है। और भूकंप कई रीजन से आ सकता है। पहले इसका कुछ फैक्ट समझ लेते हैं, फिर हम आगे समझेंगे कितने रीजन से ये भूकंप आ सकता है। देखिए, सबसे पहले जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है यानी शुरुआत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस यानी केंद्र। और जहाँ पे जाके फटता है यानी धरातल, जहाँ पे धरती फटती है, उसको हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। अब यहाँ पे समझेंगे आप, जैसे मान लेते हैं ये हमारा धरातल है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग यानी जहाँ पे पेड़ पौधा, हम लोग, उसके बाद से पहाड़, समुद्र, सब इसी पे रहता है। जैसे मान लेते हैं इधर सब समुद्र रहता है, ये इस पे लग रहता है। उसके बाद से इसी के नीचे जहाँ से यानी भूकंप की उत्पत्ति होती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे उत्पत्ति होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट यानी केंद्र बोलते हैं। और यहाँ पे जहाँ जाकर के ये फटता है यानी ये धरातल में फटता है, इसको हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, लड़के यहीं पे कंफ्यूज जाते हैं, क्वेश्चन गलत मार करके चले जाते हैं, क्योंकि आपसे पूछता है पेपर में कि जब भी भूकंप आता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे होता है, तो लोग एपी सेंटर ना मार करके ये फोकस पे मार देते हैं। तो आप खुद यहाँ पे देखिए, तो धरती है यहाँ पे, हम लोग रह रहे हैं ऊपर, तो नीचे कौन सा नुकसान होगा भैया? नीचे तो सब मैग्मा लिक्विड भरा है, वहाँ पे चाहे कितनी बार भूकंप आए कोई नुकसान नहीं होता है। वैसे भी हमारी पृथ्वी हिलती रहती है, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसको, चाहे जितने तीव्रता का भूकंप आ जाए। तो यहाँ से जब यहाँ पे उत्पत्ति होती है यानी फोकस, इसको केंद्र बोलते हैं। और जहाँ जब ये ऊपर उठेगा, जहाँ से धरती फटेगा, उसको एपी सेंटर यानी हिंदी बोलते हैं अधिकेंद्र। यहीं पे सबसे खतरनाक यानी सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका वेव यानी तरंग जो होता है कमजोर पड़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी एरिया में आता है। तो जैसे मान लेते हैं 2015 में नेपाल के काठमांडू के बगल में जब भूकंप आया था, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सिक्किम तक गया था, लेकिन इधर बहुत ही नॉर्मल था और वहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ पे उत्पत्ति होती है उसको फोकस यानी केंद्र बोलते हैं, और जहाँ पे जाके फटता है वो यानी उसको एपी सेंटर अधिकेंद्र बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ये धरातल को अधिकेंद्र बोलते हैं। अब देखिए, जो भूकंप आता है उसको रिसर्च जो किया जाता है, कोई भी कुछ भी होता है उसको रिसर्च किया जाता है। तो इसको, भूकंप का जो रिसर्च होता है यानी स्टडी को, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजी यानी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, इसको सिस्मोलॉजी बोला जाता है। और जो भूकंप जब भी आता है उसको नापने के लिए एक मशीन होना चाहिए, तो उस मशीन को हम लोग बोलते हैं सिस्मोमीटर। ये छोटा सा होता है, जैसे टाइपिंग मशीन की तरह, तहसील में देखोगे वो टक टक की तरह दबाते हैं, उसी जैसा होता है सिस्मोमीटर। और कितने तीव्रता का आ रहा है उसमें एक ग्राफ होता है, जैसे एक ग्राफ माले होता है, तो इसमें आता है ऐसे करके रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये तो ग्राफ हो गया, तो इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अब इसको नापने के लिए एक स्केल तो होना चाहिए, तभी तो इसको बता पाएंगे कि हाँ इसका यहाँ पे आया तो इतना पैमाना हुआ, यहाँ पे आया तो इसका पैमाना हुआ। तो इसका स्केल भी होता है। तो सबसे पहले एक स्केल यानी जो बहुत पहले प्रयोग किया जाता था 1902 में, एक गियोसीपी मार्केली करके वैज्ञानिक थे, वो एक पैमाना बनाए थे, उसी उन्हीं के नाम पे मार्केली पैमाना हो गया था। इनका नंबर जो था ये 1 से 12 तीव्रता का नापता था, लेकिन ये अनुभव के तौर पे नापता था। कहीं मान लेते नुकसान हुआ तो 5 तीव्रता का बता देते थे, उससे कहीं ज्यादा हुआ तो अनुमान लगा करके अनुभव से बता देते कि 6 या 7 तीव्रता का बता देते। तो साइंटिस्टों ने इसको गलत सा ठहराया है। उसके बाद से आया रिएक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना जो आया ये सबसे बेहतरीन तरीके से है। अब पूरे विश्व में लगभग यही चलता है, रिक्टर पैमाना, ये सही गणना देता है रिक्टर पैमाना। अब भूकंप आने का हम लोग रीजन समझ लेते हैं, कितने रीजन से आता है। देखिए, सबसे पहले आता है प्लेट विवर्तनिक घटना।
ये सबसे ज़्यादा यही आता है। हमारे पूरे पृथ्वी पे 7 बड़े प्लेट हैं और छोटे छोटे कई सारे प्लेट हैं। जैसे मान लेते हैं एक प्लेट ये है, एक प्लेट यहाँ पे है। जब भी दोनों आपस में नज़दीक आएंगे यानी सटेंगे तो यहाँ पे रगड़ जब होगा तो भूकंप आएगा। और सबसे खतरनाक आता है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिसरण। यानी पास जब आएगा, नजदीक आएगा तो अभिसरण बोलेंगे। और ये दूर जाएंगे तब भी भूकंप आ सकता है। जब दूर जाएंगे तो प्लेटें जब दरार पड़ती है तो वहां पे भूकंप आता है। इसको हम लोग बोलते हैं अपसरण। यानी दूर जाता है, जब दो प्लेटें दूर जाती हैं तो ये अपसरण होता है। और दोनों प्लेट जब आपस में मिलती हैं यानी जुड़ती हैं तो इसको अभिसरण बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं एक नेपाल की प्लेट, उसको हिमालय प्लेट बोला जाता है, और इंडिया का इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट उसको नीचे से ढकेल रहा है, नीचे से उसको धक्का दे रहा है, तभी हिमालय की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। तो देखे होंगे अब आप पढ़ते होंगे 8,850 मीटर की ऊंचाई पढ़ते होंगे हिमालय, क्योंकि इंडियन प्लेट उसको ढकेलते हुए जा रहा है। तो ये भी भूकंप का रीजन होता है। नेपाल में भूकंप आते रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, ये सब एरिया में। दूसरा आता है ज्वालामुखी क्रिया। ये भी आता है, यहाँ से कम नुकसान होता है। जैसे मान लेते हैं एक प्लेट है धरातल, इसकी मोटाई जो होती है, मोटाई लगभग 100 किलोमीटर की मोटाई होती है ये प्लेटें, और इसके नीचे मैग्मा भरा है, लिक्विड के फॉर्म में भरा है, और ये हिलता डुलता रहता है। जब भी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, कमजोर जहाँ पे रहेगा धरातल वहां पे फट जाएगा, और जब फटेगा और इधर उधर दो प्लेटें दूर जाएंगे, फटेगा तो वहां पे भी भूकंप आता है। ये जब नीचे का मैग्मा बोलते हैं, जब ऊपर का आता है इसको लावा बोलते हैं, इससे भी भूकंप आता है। अब तीसरा है बांधों का निर्माण। अब देखिए बांधों का निर्माण लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बांध बनने से कैसे भूकंप आता है। तो ये भूकंप आता है भैया। देखिए जैसे मान लेते हैं ये बांध बना है और एक कम एरिया में, यानी ये लगभग 5 या 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के एरिया में, कम एरिया में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो बहुत हाई प्रेशर बनाता है, नीचे बल दबाता है, तो वहाँ पे भूकंप आता है। तो ये अगर मान लेते हैं 8 किलोमीटर के एरिया में अगर पूरा प्रेशर बना रहा है तो 10-12 किलोमीटर के एरिया में वो भूकंप आएगा। महाराष्ट्र में जो कोयना डैम है वहाँ पे अक्सर भूकंप आता रहता है। कोयना डैम जो है 1962 में बनकर के तैयार हुआ था, 1968 में जाकर के पहली बार भूकंप आया था, और कई बार यहाँ पे भूकंप आया है। तो इसीलिए भूकंप के बनने से भी डैम के बनने से भी भूकंप आता है। और देखिए अगला अणु बमों का विस्फोट या मिसाइल परीक्षण। अणु बम, जहाँ पे बम परीक्षण किया जाता है वहाँ पे भी भूकंप आता है। और मिसाइल परीक्षण जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, बैलिस्टिक मिसाइल होगा, ये अक्सर समुद्र में परीक्षण किया जाता है। समुद्र में जब भी भूकंप आता है तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं। जैसे 2011 में पैसिफिक प्लेट और जापान प्लेट जब आपस में भूकंप आए थे दोनों ओशियन में, तो बहुत ही भयानक जापान में आया था, बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया था, वहाँ पे सुनामी आया था। और भी भूकंप आने का कई रीजन हो सकता है। जैसे मान लेते पृथ्वी के अंदर गैस की मात्रा में वृद्धि होता है, तब भी वो भूकंप आने का रीजन होता है। उसके बाद से पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट करती रहती है, वहाँ पे भी भूकंप आता है। ऐसे कई रीजन हो सकता है भूकंप आने का। अभी इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे हम कुछ वेव के बारे में समझाते हैं। जो भूकंप की लहरें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। भूकंप की लहरें को सिस्मिक वेव बोला जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, देखेंगे यहाँ पे। पहला आता है प्राइमरी वेव, यानी इसको P से डिनोट करते हैं, और दूसरा आता है सेकेंडरी वेव, और तीसरा आता है लव वेव। HD लव ने यल तरंगे की खोज किया था, इसीलिए इसका होता है लव वेव या सरफेस वेव बोलेंगे। जो प्राइमरी वेव की स्पीड होती है ये 8 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में ये 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है प्राइमरी वेव जो होता है। और दूसरा सेकेंडरी वेव जो है ये 6 किलोमीटर पर सेकंड की दूरी तय करता है। और लव वेव जो होता है ये 2 किलोमीटर पर सेकंड है। अब इसका कोई एग्जैक्ट मतलब स्पीड नहीं होती है। जैसे प्राइमरी वेव का 8 है, 8 किलोमीटर या 9 या 10 भी हो सकता है, जैसे स्पीड के हिसाब से हो जाएगा। जैसे 6, 7 या 8 तक दे सकता है, या 1.5 या 2। कभी भी ऑप्शन अगर आपके पास आएगा तो ये काफ़ी डिफरेंट रहेगा, वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब देखिए जो प्राइमरी वेव होती है ये बहुत ही हाई, इसकी बहुत ही स्पीड तेज होती है, इसीलिए ठोस, गैस और द्रव ये तीनों में चल सकती है। जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते भूकंप आया तो ये तीनों में बहुत ही स्पीड होता है। जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही नीचे आएगा। तो ये ऊपर का सबसे हो जाता है ठोस,
तो ये भी क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद से आता है बीच वाला, बीच में होता है गैस, ध्यान रखेंगे गैस ये भी क्रॉस कर जाएगा। और सबसे जो कोर में पाया जाता है, जो पृथ्वी के यानी सबसे बीच में, उसमें होता है द्रव, ये भी क्रॉस करके निकल जाता है। यानी जो प्राइमरी तरंगे होती हैं ये ठोस, गैस और द्रव तीनों में चल सकती हैं। और दूसरा देखेंगे सेकेंडरी वेव, ये 6 किलोमीटर पर सेकंड की चलती है और ये ठोस और गैस में चलती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ठोस हो गया और ये गैस हो गया, अब द्रव चलेंगे नहीं तो ये ऐसे करके आएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ये दोनों तरफ ये ऐसे निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी वेव और ये हो जाएगा प्राइमरी वेव। और जो लव वेव हो यानी जो सरफेस वेव होता है ये धरातल पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये धरातल पे यानी ये होगा जाएगा, तो यहीं पे सबसे ज्यादा नुकसान ये यहीं पे करता है। अब कैसे करता है हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। देखिए जो प्राइमरी वेव होता है ये इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि आएगा तो सन से निकल जाएगा, लेकिन जो सरफेस वेव होता है यानी जो लव वेव होता है ये 2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है, यानी ये धीरे से आएगा, लहराते हुए पर झकझोरते हुए जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पे करता है इसको। आप इसको ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा पूछता है कि सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे होता है, कौन सी तरंगे करता है, तो लव वेव या सरफेस वेव, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धरातली तरंगे। ये आता है इतना आराम से, यहाँ पे देखेंगे हमने बना रखा है जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है, ये वाला फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एक बार में कितनी बार एस बनाया, देखेंगे यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार ऊपर नीचे हुआ इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा से हम लोग डिनोट करेंगे। उसके वेवलेंथ यानी अनुदैर्ध्य जिसको बोलते हैं, यानी ये दो यस के बीच में कितनी दूरी होती है, जैसे ए और इसकी दूरी कितनी होती है ये ए डिनोट करता है, तो इसकी दूरी कम होती है प्राइमरी वेव की। और एक आता है एम्पलीट्यूड आयाम, यानी एक बार में कितना ऊपर और कितना नीचे होगा इसको बताता है, ये भी एक कम ही बताता है एम्पलीट्यूड प्राइमरी में। और देखेंगे सेकेंडरी में लगभग ये एवरेज रहता है, यहाँ पे एवरेज लिखेंगे, ये उतना ज्यादा नुकसान नहीं करता है, ये एवरेज में रहता है। अब देखिए जो लव वेव होता है सबसे खतरनाक होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है देखिए ये बहुत ही कम होता है, 1 2 3 4, यहाँ पे 7 थे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसका 3 ही 4 है, तो ये यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसका यहाँ पे कम हो जाएगा। वेवलेंथ यानी अनुदैर्ध्य देखेंगे तो ये दूरी इसकी देखिए ज्यादा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा का हम सिंबल बनाएंगे। और ये एम्पलीट्यूड या आयाम ये भी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है, ये भी ज्यादा होता है, यही देखिए खतरनाक होता है। ये इसका जो एम्पलीट्यूड है ये बहुत ज्यादा स्पीड कम होता है और एम्पलीट्यूड यानी ऊपर नीचे होता है, यानी जब भी आएगा भूकंप तो पृथ्वी का यानी ऊपर नीचे ना पूरा हिलाते हुए झकझोरते हुलाते, जब तक बिल्डिंग गिर ना जाए तब तक ये धीरे धीरे आराम से जाता है। और जो प्राइमरी वेव होता है वो एक बार आएगा भन से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, एक बार आएगा हल्का सा बहुत मामूली पता चलेगा, तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि तुरंत आएगा तुरंत निकल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। और जो सेकेंडरी वेव रहता है एवरेज में रहता है, हल्का फुल्का पता चलता है। और जो लव वेव रहता है ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये आता पूरा हिलाते हुए जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा जब तक नुकसान ना हो जाए। तो सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पे होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आप पूछ लेगा कि सेकेंडरी वेव का जो फ्रीक्वेंसी तो एवरेज में लगाएंगे आप, प्राइमरी वेव का वेवलेंथ पूछेगा तो कम होता है, एम्पलीट्यूड कम होता है, फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा होता है, सरफेस वेव का होता है एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, वेवलेंथ भी ज्यादा होता है। ये सब ध्यान रखेंगे। सबसे खतरनाक सरफेस वेव भी होता है। देखिए हमने इस मैप में 3 भूकंप पेटी को दर्शा रखा है। एक आता है मध्य अटलांटिक पेटी, एक आता है महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है, और एक प्रशांत महाद्वीप पेटी है। अब जो प्रशांत महाद्वीपीय पेटी है, देखिए जो मैप है इधर वाला जो अमेरिका और नीचे का जो उत्तरी अमेरिका आता है इसको उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो पृथ्वी होता है वो हमारा गोल है। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे है तो ऐसे हमने गोल उसको गोल बना दिया है, तो ये इधर आ जाता है क्योंकि ये आसानी हो जाएगा बताने में। देखिए जो प्रशांत महाद्वीपीय पेटी है ये कुछ इसका जो एरिया आता है ये चिली आता है,
पेरू आता है, उसके बाद से कैलिफोर्निया, अलास्का, उसके बाद इधर जापान आ जाता है, फिर फिलीपींस आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है। इस पेटी को प्रशांत महाद्वीपीय पेटी बोला जाता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप इसी पेटी में आता है। 68% भूकंप लगभग इसी में आता है। इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है। और यहाँ प्रशांत महासागर जो सबसे गहरी भी है, जो सबसे गहरी गर्त है, उस मेरियाना ट्रेंच, ये यहीं पे है, मेरियाना ट्रेंच यानी गर्त, इसी बलय पेटी में है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो जापान में भूकंप आता है, इसी पेटी के बीचों बीच में जापान देश है, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है। अब दूसरा हम समझेंगे मध्य महाद्वीपीय पेटी। देखिए ये अटलांटिक महासागर से शुरू होता है, फिर भूमध्य सागर आता है, उसके बाद से आल्पस पर्वत आता है, उसके बाद से काकेकस पर्वत, फिर हिमालय पर्वत, फिर ये आगे बढ़ जाता है। इसी के बीचों बीच इधर आता है आपका इधर आता है आपका यूरोप महाद्वीप, इधर आता है आपका अफ्रीकन महाद्वीप। तो अफ्रीकन प्लेट जो है वो उधर धक्का देते हुए यूरोप पर्वत को आगे बढ़ती है। यहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं। एक अटलांटिक महासागर के बीचों बीच आता है, ये यस की तरह है, अटलांटिक महासागर में यहाँ पे भूकंप आता है। यहाँ पे एक दरार भी ऐसा माना जाता है, अटलांटिक महासागर में एक मोटी सी दीवार, मतलब दरार टाइप का पड़ गया है। खैर वहाँ पे हमको कोई नुकसान नहीं होता, वहाँ पे वो समुद्र में आता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे होता है। और इसमें होता है, ये जापान आ जाते हैं, फिलीपींस, कई इसमें देश आ जाते हैं, यहाँ पे होता है। और आपसे क्वेश्चन एक पूछता है, कौन सा महाद्वीप है जहाँ तक अभी तक भूकंप नहीं आया है? तो ये अंटार्कटिक महासागर है। खैर यहाँ पे भूकंप आएगा तब भी हमको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सब बर्फ ही है, मानव तो रहते नहीं है। और जहाँ पे मानव रहते हैं वहाँ पे नुकसान होगा, तभी हमारे लिए खतरनाक माना जाता है। तो यहाँ पे अब तक अंटार्कटिक महाद्वीप में अभी तक भूकंप कभी नहीं आया है। तो ये आप फिगर से समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा भूकंप जो आता है प्रशांत महाद्वीपीय पेटी में आता है, रिंग ऑफ फायर अग्निवलय इसी में है, मेरियाना ट्रेंच भी इसी में है। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है अग्निवलय जो है वो किस पेटी में है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम